तो कैसे हो दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। तो कई सारे फैमिली मेंबर्स के द्वारा ये बोला गया था कि सर थोड़ा सा टाइम जो है वो फिक्स कर दीजिए और चीज़ें जो है वो पैटर्न में लेकर आइए। तो अब हम लोग टाइम फिक्स कर रहे हैं और चीज़ें थोड़ा सा पैटर्न में लेकर आ रहे हैं, जिसके चलते आप लोगों के सामने यहाँ पर एक शेड्यूल भी है जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा। मॉर्निंग में एमसीक्यू की वीडियो रहेगी आप लोगों की 4 AM, जिसमें मैंने एडिशन नया किया है। इसमें अब आप लोगों को एक क्विज भी देखने को मिलेगा। ये क्विज भी पुराने क्वेश्चंस का होगा, जिससे कि आप लोगों का एक अच्छा रिवीजन यहाँ पर हो सके। ठीक है, तो 7 से 8 क्वेश्चन के करीब लगभग आप लोगों की क्विज के हुआ करेंगे और बाकी जो हमारे नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम के पैटर्न पर, वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के सामने आप लोगों को डेली देखने को मिलेगी और आई होप कि आप लोग इसको अच्छे से एंजॉय करेंगे और अपनी स्टडी को एक नई डायरेक्शन भी देंगे। दूसरा हमारा द हिंदू डिस्कशन रहता है, तो ये 7:30 बजे से पहले प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। और तीसरा आप लोग रहते हैं यहाँ पर नैनो मैगजीन, ये 11 बजे से पहले। तो मॉर्निंग में ही करंट अफेयर का सारा सेशन जो है वो आप लोग यहाँ पर कवर हो जाएगा। उसके बाद में फिर आप लोग अपनी चीज़ें कवर कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये यहाँ पर ये हमारी फैमिली का यानी कि इस चैनल का शेड्यूल रहने वाला है, तो इसको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। बाकी जो भी होगा वो आगे फिर हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों के सामने यहाँ पर क्विज है, आइए इसको अटेम्प्ट करते हैं अच्छे से। क्वेश्चन के आंसर बताइए, फिर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसके आंसर बताता हूँ। और ये वो टॉपिक्स हैं जो रिसेंटली अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थे, तो आप लोगों को इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। सबसे पहले बात की जा रही है यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा अभी यहाँ पर क्लियर फॉर्मेशन किया गया था, जैसे कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जिसको NSO बोलते हैं। ठीक है, तो उसको यहाँ पर अभी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस जिसको NSSO बोलते हैं में यहाँ पर मर्ज किया गया किसके साथ में, जिससे यहाँ पर NSO यहाँ पर ये एक तरीके से नया ऑफिस बनाया गया। तो इस एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आ गए आप लोगों को। एक तो आप लोगों को ये बताना है कि किन 2 ऑफिस को मिलाकर यहाँ पर NSO बनाया गया, दूसरा किस मिनिस्ट्री के अंडर में यहाँ पर ये आता है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन जाता है और मिनिस्ट्री जो है बड़ी फ्रीक्वेंटली एग्जाम में आप लोगों से पूछी जाती है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में बात की जा रही है, कौन से मंत्रालय के अंडर में आती है आप लोगों को ये बताना है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ये थिएटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है हमारी कंट्री में जो कि न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। इसको बनाया गया था 1959 में। ठीक है, तो किसके द्वारा बनाया गया था, जो कि इंडिपेंडेंट स्कूल बना आगे चल के 1975 में, ये आप लोगों को बताना है। ये ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, अब किस मिनिस्ट्री के अंडर में है ये भी आप लोग बता सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर रिसेंटली अभी ये रिवर न्यूज में थी जिसका नाम था इथिकरा रिवर। तो ये लगभग 56 किलोमीटर ये यहाँ पर लॉन्ग रिवर है। कहाँ पर, ये किस एरिया में लोकेटेड है। ठीक है, और ये ओरिजिनेट होती है यहाँ पर ये कुलाथुपुजा हिल वेस्टर्न घाट के अंडर में। तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वेस्टर्न घाट में कौन कौन से राज्य हैं, तो उसी से कनेक्टेड बात की जा रही है। अच्छा ये बताइए वेस्टर्न घाट में कौन कौन से राज्य आते हैं, ये आप लोगों को आइडिया होना चाहिए क्योंकि यूपीएससी ऑलरेडी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ चुकी है। तो वेस्टर्न घाट के कितने राज्य हैं और कौन कौन से, इसके बारे में आप लोग बताइए। नेक्स्ट यहाँ पर ओरोविला के बारे में बात की जा रही है। ये एक एक्सपेरिमेंटल टाउनशिप है जो यहाँ पर विलुपुरम डिस्ट्रिक्ट में तमिलनाडु के अंदर में, जिसको बनाया गया 1968 में। तो किसके द्वारा बनाया गया और किसके द्वारा इसको डिजाइन किया गया, ये आप लोग को बताना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में आप लोग को बता दूं कि ओरोविला क्या होता है बेसिकली। यहाँ पर हर एक कंट्री के मेल और फीमेल आकर रह सकते हैं। तो एक तरीका एक्सपेरिमेंट यहाँ पर किया जाता है कि कितने पीसफुल पर्पज से एक दूसरे के साथ में रह सकते हैं। यहाँ पर कोई भी किसी के ऊपर किसी भी तरीके की ये ऐसा नहीं होता कि वहां पर लड़ेंगे या किसी मारकाट में पड़ेंगे, बिल्कुल शांति से रहते हैं। ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि इंसान इंसान के साथ में मिलकर बड़ी शांति से रह सकता है। तो इसका नाम दिया गया यहाँ पर ओरोविला। तो ये एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर किसके द्वारा लाया गया और किसके द्वारा इसको डिजाइन किया गया, ये आप लोग को बताना है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के बारे में बात की जा रही है। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ये नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है हमारी कंट्री में, किस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है। इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, ये जो एजेंसी है, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों से पास्ट में एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो अभी इनका आंसर बताइए, फिर मैं आप लोगों को आंसर बताऊंगा और मैच कर नीचे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिखना मत भूलिएगा। आंसर है आप लोगों के सामने। सबसे पहले यहाँ पर जो बात की जा रही है CSO के बारे में बात की जा रही है और यहाँ पर NSSO के बारे में बात की जा रही है। तो NSSO और CSO दोनों को मिलाकर यहाँ पर ये NSO ऑफिस बनाया गया। तो इनकी फुल फॉर्म में आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि NSO के बारे में बात करते हैं उसको बोलते हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, तो यहाँ पर ये बनाया गया नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के साथ में मर्ज किया गया CSO यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, और ये मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर में आता है। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आती है। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बात की थी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में। तो संगीत नाटक अकेडमी, ये याद रखिएगा यहाँ पर, इसके द्वारा इसको स्टेब्लिश किया गया था। बाद में 1975 में इसको इंडिपेंडेंट ऑफिस एक बना दिया गया ऑर्गेनाइजेशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में अब आता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही थी इथिकरा रिवर के बारे में। तो केरला में आप लोग को ये देखने को मिलेंगे जो कि रिसेंटली अभी न्यूज में थी।
ओरोविला जो एक्सपेरिमेंटल टाउनशिप है ये यहाँ पर मीरा अल्फासा के द्वारा इसको बनाया गया था और रोजर एंगर के द्वारा यहाँ पर इसको डिजाइन किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा डैट, जैसा हमारी कंट्री में माहौल देखने को मिलता है उसके चलते कई बार ऐसी चीजें न्यूज में रहती है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के बारे में बात की जा रही है तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंडर में ये आता है। तो ये चीजें डेली आप लोगों को मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को डेली ये क्विज यहां पर स्टार्टिंग में दूं, जिसमें 8 से 9 या फिर 10 क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये या तो किसी भी एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन की फॉर्म में मिल जाएंगे या फिर किसी भी एग्जाम में आप लोगों को ये जो क्वेश्चन होता है उसमें स्टेटमेंट की फॉर्म में आप लोगों को मिल जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है आप लोगों को, और ये सही लग रहा है गलत लग रहा है, किसी को लग रहा है कि ये फालतू में है नहीं होना चाहिए तो वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है, लग रहा है अच्छा ऐसे कंटिन्यू रखना है तो ये भी सही है, तो आप लोग बताइएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं जो कि एक एक कर जो कि डिटेल में यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी करें जहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसके पैटर्न में होंगे। ठीक है, तो आइए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन में यहां पर बात की जा रही है ग्लोबल एग्जीबिशन ऑन सर्विसेज के बारे में। तो यहाँ पर जो ग्लोबल एग्जीबिशन ऑफ सर्विस है यानी कि एक तरीके से सेवा पर प्रदर्शनी आप लोग इसको हिंदी में बोल सकते हैं, इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोग को बताना है। पहला बोला गया है ये एक तरीके से जो इंडियन सर्विस है उसको ग्लोबल एरिया में, यानी कि ऐसे नहीं कहते कि इंटरनेशनल लेवल पर हमको भी लोग जाने, तो उसी के चलते यहाँ पर इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश की जा रही है। 12 जो चैंपियन सर्विस सेक्टर है उनके ऊपर फोकस दिया जा रहा है ग्लोबल एरिया में अपने को बढ़ाने के लिए। ये जो है यहाँ पर ये प्रमोट कर रहा है ई स्पोर्ट को भी, यानी कि ये भी एक फैसिलिटी है जो इसको स्पोर्ट को भी यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है। इसी के साथ में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री इन पार्टनरशिप विद सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और इसी के साथ में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ये मिलकर यहाँ पर इसको बेसिकली आप लोग बोल सकते हैं ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। तो सही आंसर क्या है? ए में बोला गया 1 एंड 2, बी में बोला गया 2 एंड 3, सी में बोला गया 1 2 3, डी बोला गया नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? बी सी एफ डी। तो सही आंसर यहाँ पर सी, यानी कि तीनों की तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहाँ पर ग्लोबल एग्जीबिशन ऑन सर्विस, इसके बारे में आप लोगों से कोई पूछे कहाँ पर ये हुआ रिसेंटली अभी, तो इसका कौन सा नंबर का एडिशन था, तो ये भी बातें आप लोग याद रखते हैं। तो ये 5वां इसका संस्करण अभी देखने को मिला जो कि बेंगलुरु यानी कि कर्नाटक के अंदर अभी रिसेंटली हुआ, ये नवंबर के महीने में। तो इसके साथ में अगर बात करें 74th जो कंट्री है इनके द्वारा यहाँ पर पार्टिसिपेट किया गया, और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का यहाँ पर ये साथ में मिलकर CII यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, टोटल बेसिक फंडा ये है कि कैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो सर्विस सेक्टर है उसको बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर और ज़्यादा फोकस दे सकते हैं। तो ये इसका बेसिक पर्पज था, तो आंसर यहाँ पर सी हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर बात की जा रही है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में, शॉर्ट फॉर्म में जिसको आप लोग NHRC बोलते हैं। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। बोला जा रहा है ये एक संवैधानिक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसके जो चेयरमैन होते हैं रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, इसकी जो रिकमेंडेशन होती है वो गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग होती है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया ओनली 2, बी में बोला गया 1 एंड 2, सी में बोला गया ओनली 3, डी में बोला गया 1 2 3। सही आंसर क्या है? BCFD। सही आंसर यहाँ पर इसका ए, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट ओनली सही है, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। रीजन क्या है? रीजन यहाँ पर यह है हमारी कंट्री में ह्यूमन जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट है 1993, ठीक है, तो इसके बेस पर इस बॉडी को बनाया गया था। तो एक संवैधानिक बॉडी नहीं है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूट यानी कि लॉ के द्वारा पार्लियामेंट में पास कर इस बॉडी को बनाया गया है 1993 में। ठीक है, इसी के साथ में जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वही यहाँ पर इसके जो चेयरमैन बन सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। टोटल मिलाकर जो कमीशन है वो मल्टी मेंबर बॉडी है, यानी कि एक तो होते हैं चेयरमैन जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 4 मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप लोग आइडिया रख सकते हैं। इसका जो फंक्शन होता है वो बेसिकली रिकमेंडेशन के नेचर का होता है, यानी कि बाइंडिंग नहीं होता है। गवर्नमेंट को यहाँ पर रिकमेंडेशन देती है अगर कहीं पर भी ह्यूमन राइट का कोई वायलेशन होता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको बताने की जरूरत नहीं है किसी को जाकर कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है, ये श्यूमोटो एक्शन ले लेता है, यानी कि कहीं से इसने न्यूज सुनी, किसी के द्वारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई, वहां से इन्फॉर्मेशन उठाता है और उसके बेस पर ये काम करता है। ठीक है, कहीं पर ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है या इसी के साथ में कोई कंडीशन यहाँ पर बन रही है, जैसे कि कोई विक्टिम है उसको रिलीफ फंड नहीं मिल रहा है, तो इसी के चलते जैसे कि ट्राइबल कम्युनिटी को एक जगह से दूसरी जगह पर उनको रखा जाता है कोई डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट चलाने के लिए, तो उनको रिहेबिलिटेट नहीं किया जा रहा है, तो ये सारे काम ये ह्यूमन राइट कमीशन के कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये एक तरीके से रिकमेंडेशन नेशन का होता है, इनके रिकमेंडेशन देता है गवर्नमेंट को कि ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन निकालो। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है कि इसका चेयरमैन कौन है। ठीक है, तो ये आप लोग बताइए चेयरमैन कौन है। अगर यहाँ पर बात करें
किस तरीके से अपॉइंटमेंट होती है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अपॉइंटमेंट करने के लिए यहाँ पर एक कमेटी होती है, तो ये कमेटी आप लोग याद रखते हैं। इस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज ए चेयरमैन होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा और डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो ये इस तरीके से ये पूरी जो कमेटी होती है ये यहाँ पर डिसाइड करती है कौन चेयरमैन होगा यहाँ पर, ठीक है। तो आंसर ये है, आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर बात की जा रही है कि कौन सा यहाँ पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अंडर में आता है, जो कि हमारे संविधान में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के थ्रू जो आर्टिकल 19(2) है, 19 का 2 पार्ट है, इसके थ्रू एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात की जा रही है। यानी कि जैसे हम लोग बात करें अगर फंडामेंटल राइट के बारे में, तो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट रखे गए आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। पर लेकिन हमारे फंडामेंटल राइट तभी तक फंडामेंटल राइट है जब तक ये किसी और के फंडामेंटल राइट का हनन नहीं कर रहे हैं। यानी कि हम लोग को ये नहीं फंडामेंटल राइट बने हैं तो हम लोग कुछ भी करते घूमे, तो उसके रोकने के लिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। तो कौन कौन सी है उसके बारे में बात की जा रही है। बात की जा रही है लीक क्लासिफाइड जो मटेरियल होता है, जो इंटेलिजेंस ऑफिसर का होता है, वो लीक नहीं करना होता है, ये एक तरीके की रिस्ट्रिक्शन है। नेक्स्ट बात की जा रही है स्पीच टू, यहां पर बात की जा रही है स्पीच टू टेक अप आर्म्स, यानी कि एक तरीके से कोई ऐसा स्पीच दे आप लोग कि हथियार उठाने के लिए भाषण दे कि हाँ हथियार उठा लो मारेंगे, ऐसा कुछ करें। कोई स्पीच दे आप लोग जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी है लोकसभा में वो हैम्पर हो जाए, तो ये भी यहाँ पर इसके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अंडर में आता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में आता है। तो सही आंसर क्या है? ए में बोला जा रहा है 1, 2 एंड 4, बी में बोला जा रहा है 1, 3, सी में बोला जा रहा है 2, 3 एंड 4, डी में बोला जा रहा है 1, 2, 3 एंड 4। सही आंसर क्या है? बी, सी, एफ, डी। तो जो सही आंसर है यहाँ पर ये है इसका ए, यानी कि 1, 2 एंड 4। 1, 1, 2 एंड 4, 3 नहीं है। रीजन क्या है? रीजन यहां पर ये देखिए, गवर्नमेंट को हम लोग चुनकर भेज रहे हैं। अगर गवर्नमेंट उल्टा सीधा कोई काम करेगी तो उसको क्रिटिसाइज किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के बारे में कोई कुछ बोलेगा और गवर्नमेंट की अनस्टेबिलिटी हो जाएगी, ऐसे इससे कोई अनस्टेबिलिटी नहीं होती है। वो तो सपोर्ट है कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वो यहाँ पर गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बेस पर यहाँ पर गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी होती है। तो ये एक गलत स्टेटमेंट यहाँ पर होगी। बाकी तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आर्टिकल 19 का जो सेकंड पार्ट है यहाँ पर वो एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात करता है, अगर इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात करते हैं तो छोड़कर थर्ड स्टेटमेंट को, ठीक है। तो आंसर यहां पर इसका ए हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर ये बात की जा रही है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। कई बार यहां पर रिसेंटली अभी कई बार जिक्र किया जाता है असेंबली का, कई बार न्यूज में रहता है कि संविधान ऐसे बनाया गया, ये किया गया, वो किया गया, हिस्ट्री को रिक्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। तो उसके चलते ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। भीमराव अंबेडकर जी की जब बात आती है तब भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में जिक्र कर दिया जाता है। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। सबसे पहले बात की जा रही है ये एक फुल्ली सॉवरन बॉडी है, यानी कि हमारी खुद की बॉडी है, संप्रभुता है हमारा, किसी का इंटरफेयर इसके अंदर नहीं है। इसी के साथ में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो लॉ बनाए गए इंडिया के रिलेशन में, ये उसको ऑल्टर कर सकती है, उस कानून को निरस्त भी कर सकती है, ये पावर थी इसके अंदर में। प्रिंसली स्टेट के द्वारा कभी भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन नहीं किया गया। तो करेक्ट आंसर क्या है? ए में बोला गया 1 एंड 2, बी में बोला गया 1 एंड 3, सी में बोला गया 1, 2 एंड 3, डी में बोला गया 1, 2 एंड 3। सही आंसर क्या है? बी, सी, एफ, डी। सही आंसर यहाँ पर इसका ए, यानी कि 2 एंड 3 स्टेटमेंट सही है, पर 1 एंड 2 स्टेटमेंट सही है, पर थर्ड स्टेटमेंट गलत है। रीजन क्या है? रीजन यहाँ पर ये स्टार्टिंग में तो उनके द्वारा ज्वाइन नहीं किया गया, पर फिर ग्रेजुअली उनके द्वारा इसको ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया गया। हमारी कंट्री में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के हिसाब से बात करें तो जो यहाँ पर ये बॉडी बनाई गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये फुल्ली सॉवरन बॉडी थी, यानी कि हमारी कंट्री का संविधान बनाने के लिए इसको बनाया गया था। और ब्रिटेन के द्वारा जो भी अब तक रूल और रेगुलेशन बनाए गए थे उनको ये चेंज कर सकती थी आसानी से, ऐसा नहीं है कि उसके कंट्रोल में यहाँ पर ये काम कर रही थी। तो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट बॉडी अपने हिसाब से यहाँ पर ये काम कर रही थी, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर इसका ए हो गया। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आप लोगों से एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला, ये कैसा ये एक तरीके से किस तरीके टाइप की बॉडी थी, यूनिकैमरिकल या फिर बाइकैमरिकल। तो ये एक यूनिकैमरिकल बॉडी थी यहाँ पर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जैसे पार्लियामेंट है आज के डेट में लोकसभा और राज्यसभा, नहीं, ये एक यूनिकैमरिकल बॉडी थी। 9 दिसंबर 1946 में बनाया गया था। 24 जनवरी 1950 में यहाँ पर इसका विघटन कर दिया गया था, यानी कि इसको डिसबैंड कर दिया गया था, ठीक है। टेम्परेरी जो चेयरमैन यहाँ पर बने थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा साहब। इसके बाद में जो प्रेसिडेंट बने वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग इसके बारे में याद रखते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मेंबर थे वो सबसे ज्यादा मेंबर यहाँ पर इसमें बेसिकली पार्टिसिपेट कर रहे थे। वोटिंग सिस्टम था सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, तो ये यहाँ पर वोटिंग सिस्टम यूज किया गया। प्रपोज किया गया था सबसे पहले कि ऐसी कोई असेंबली हमारी कंट्री में होनी चाहिए, तो ये 1934 में प्रपोज किया गया एमएन रॉय के द्वारा। रे नहीं है, ये ROY है, ठीक है। तो एमएन रॉय के द्वारा इसको प्रपोज किया गया था कि ऐसा कोई सिस्टम हमारी कंट्री में होना चाहिए, तो उसके बेस पर हम लोग फिर आगे चलकर अपना संविधान बनाने में सक्सेसफुल हो पाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये बात कर रहे हैं नेशनल इमरजेंसी के बारे में। कई बार इंदिरा गांधी जी के द्वारा जो नेशनल इमरजेंसी लगाई 1975 से लेकर 77 तक, उसकी वजह से कई सारी चीजें न्यूज में रहती हैं। तो इसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से डायरेक्ट। प्रेसिडेंट यहाँ पर डिक्लेयर कर सकता है नेशनल इमरजेंसी बिफोर एक्चुअल ओकरेंस ऑफ वॉर एंड द एक्सटर्नल एग्रेशन, यानी कि अगर कोई वॉर लाइक कंडीशन बनती है या फिर कोई एक्सटर्नल एग्रेशन होता है तो प्रेसिडेंट यहाँ पर इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकता है, जिसको आप लोग नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं। प्रेसिडेंट प्रोक्लेम कर सकता है नेशनल इमरजेंसी ओनली आफ्टर रिसीविंग ए रिटर्न रिकमेंडेशन फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यहाँ पर रिटर्न रिकमेंडेशन देते हैं प्रेसिडेंट को तो वो प्रोक्लेम कर सकता है इमरजेंसी। तो करेक्ट आंसर क्या है? ए में बोला गया ओनली वन, बी में बोला गया ओनली टू, सी में बोला गया बोथ वन एंड टू, डी में बोला गया नाइदर वन नो टू। सही आंसर क्या है? ABCFD। तो जो सही आंसर है यहाँ पर ये है इसका ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, पर लेकिन सेकंड और थर्ड जो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जैसे आप लोगों को पता है 1975 से लेकर 77 तक का जो इमरजेंसी रही, उस ड्यूरेशन में प्रेसिडेंट को भी बाद में पता लगा, यानी कि बाद में बताया गया कि इमरजेंसी लग चुकी है, इमरजेंसी पहले लगा दी गई और बोला गया कि प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेम किया कि इमरजेंसी लग गई है। तो ये क्या फंडा हुआ, किसी को पता ही नहीं चला। रीजन क्या था? रीजन ये था प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन के बेस पर इमरजेंसी लगा दी गई थी, पर लेकिन यहां पर ये बोला गया कि जो इमरजेंसी यहां पर आर्टिकल 35 आर्टिकल 352 के अंदर में जो आप लोग बात करेंगे 352 के अंदर में, तो 352 के अंडर में, तो ये जो है इसके बेस पर जब इमरजेंसी लगाई गई तो ये प्राइम मिनिस्टर की जगह बोल दिया गया कैबिनेट, यानी कि कैबिनेट की रिकमेंडेशन रहेगी, उसके बाद में यहां पर ये इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन के हिसाब से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 1975 से लेकर 77 तक हम लोग प्रॉब्लम फेस कर चुके हैं। तो उसके बेस पर यहां पर बोला गया कि प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन नहीं, कैबिनेट की रिकमेंडेशन होना जरूरी है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर यहां पर इसका ए हो गया। क्वेश्चन में यहाँ पर बात की जा रही है फाइनेंस कमीशन के बारे में। अभी हमारी कंट्री के जो फाइनेंस कमीशन है वो है 15th फाइनेंस कमीशन, NK सिंह जी की अध्यक्षता में, उनके द्वारा अपनी रिपोर्ट सबमिट की गई है प्रेसिडेंट को। तो उससे रिलेटेड आप लोगों से क्वेश्चन बैकग्राउंड में फाइनेंस कमीशन का पूछा जा सकता है। फाइनेंस कमीशन हमारे संविधान में आर्टिकल 280 में मेंशन है और एक कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संवैधानिक बॉडी है। तो इसके चलते क्वेश्चन क्या है जान लेते हैं। फाइनेंस कमीशन जो रिकमेंडेशन है वो किसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर रिकमेंडेशन देता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टैक्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, कंटिजेंसी फंड से अगर आप लोगों को एक्सपेंडिचर यानी कि पैसा निकालना है, ग्रांट इन एड जो यहाँ पर स्टेट के द्वारा जो यहाँ पर स्टेट को दी जाती है सेंटर के द्वारा। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1, 2 एंड 3, बी में बोला गया 1 एंड 3, सी में बोला गया 1 एंड 2, डी में बोला गया 2 एंड 3। सही आंसर क्या है? BCFD। तो जो सही आंसर यहाँ पर ये है बी, यानी कि 1 एंड 3 स्टेटमेंट सही है, पर लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। कंटिजेंसी जो फंड, इसको आकस्मिक यानी कि एक तरीके से इमरजेंसी फंड आप लोग बोल सकते हैं। तो ये जो निकाला जाता है ये यहाँ पर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि फाइनेंस कमीशन यहाँ पर इसके बारे में रिकमेंडेशन देगा। बाकी जो सेंटर और स्टेट के बीच में टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना है यहाँ पर फाइनेंस कमीशन बात करेगा अपनी। और ग्रांट इन एड जैसे कि एक तरीके से ऐसा पैसा जो कि रिटर्न नहीं आएगा स्टेट से, वो जो देना है वो भी यहाँ पर ये रिकमेंड करेगा। यानी कि जो सेकंड स्टेटमेंट बोली गई है उसको छोड़कर फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये यहाँ पर फाइनेंस कमीशन जो है बेसिकली उसके दायरे के अंदर में आता है इस तरीके से रिकमेंडेशन देना। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है और अभी न्यूज में है, क्योंकि अभी जो फाइनेंस कमीशन के द्वारा रिपोर्ट सबमिट की गई है वो 2020 से लेकर 2025 तक हमारी कंट्री में रहने वाला है। ठीक है, तो ये जो फाइनेंस कमीशन है ये 15th फाइनेंस कमीशन था। तो आंसर यहाँ पर बी हो गया। क्वेश्चन में बात की जा रही है कि हमारा संविधान काफी बड़ा या फिर आप लोग बोल सकते हैं काफी एक तरीके से एलिब्रेटिव या फिर आप लोग बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि इसको सपोर्ट नहीं करती है कि हाँ इसकी वजह से यहाँ पर ये बल्कि है? पहला बोला गया हमारी कंट्री बहुत डाइवर्स है इसलिए हमारा संविधान बल्कि है। दूसरा बोला गया है कि एलिब्रेटिव जो प्रोविजन है सेंटर और स्टेट के रिलेशन के बारे में, इसलिए ज्यादा चीजें लिखनी पड़ी है। तीसरा बोला गया कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, उनकी नीड को समझते हुए संविधान को बड़ा बनाया गया, सारी चीज इसके अंदर डाली गई है। नेक्स्ट बोला गया है ताकि स्मूथ फंक्शनिंग देखने को मिल सके डेमोक्रेसी की, और इसी के साथ में नया नया इंडिपेंडेंस हुआ है तो उसके चलते आसानी से चीजें चल सके, इसलिए बड़ा इलेबोरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। सही आंसर क्या है? ABCFD। तो जो सही आंसर है वो यहाँ पर सी, यानी कि नॉट करेक्ट, यानी कि इसको सपोर्ट न करने वाली स्टेटमेंट ये है, क्योंकि पॉपुलेशन के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। पॉपुलेशन स्टार्टिंग में थोड़ी नहीं थी, पॉपुलेशन तो अभी बढ़ बढ़ के ज्यादा पॉपुलेशन हो गई है, वरना स्टार्टिंग में इतनी पॉपुलेशन नहीं थी। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। बाकी डाइवर्स कंट्री है तो इसलिए ज्यादा चीजें डालनी पड़ी, अलग अलग रिलीजन, अलग कास्ट, अलग रीजन, ताकि लड़ाई न करें और प्रॉब्लम न हो, हमारी कंट्री आगे आराम से काम करती रहे, इसलिए यहां पर ये बेसिक फंडा यहां पर डाला गया। नेक्स्ट एक फेडरल सिस्टम लेके आए, संघवाद का ढांचा। तो सेंटर और स्टेट कैसे काम करेंगे तो उसके बारे में डिटेल में एक एलिबोरेटिव आप लोगों को चीजें यहां पर देखने को मिलेगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि हमारा जो संविधान है वो थोड़ा बड़ा आप लोगों को देखने को मिला। नई नई डेमोक्रेसी है, नया नया देश आजाद हुआ, तो इसके चलते किस तरीके से
फंक्शन करने हैं, वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर स्टेटमेंट, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई, ताकि कल को आपस में न लड़े। पता चला आपस में लड़ रहे हैं फालतू में, एक अलग फ्रस्ट्रेशन निकल के आ रहा है और इसके चलते फिर से कंट्री को तोड़कर छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। तो ताकि इंडिपेंडेंट जो न्यू बोर्न इंडिया है वो आराम से काम कर सके, इसके चलते भी यहाँ पर इसके ऊपर फोकस दिया गया। तो इसके वजह से भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो थोड़ा सा बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर आंसर इसका सी हो गया।